ओके चलिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज से। सबसे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास में देखा ही था। थ्योरी पेपर है कि प्रैक्टिकल पेपर है? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, कैलकुलेटर लेके जाना है, एमसीक्यू है, ठीक है, यानी कि थ्योरी पेपर है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक मतलब क्या होता है? लॉ, ठीक है। जब हम अलग अलग तरीके के लॉ के बारे में पढ़ेंगे तो वो हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे? ज्यूरिस्प्रूडेंस। ओके, नाउ इस सब्जेक्ट में बहुत सारे लॉ हैं और कुछ लॉ ऐसे हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं CSET में, है ना। जैसा कि एक ये चैप्टर आपको दिख रहा होगा। कौन सा चैप्टर है ये? सुना है इसके बारे में पहले कभी? कह के दिखाओ कि नहीं सुना है। अभी हम इंस्टीट्यूट से कह के मार्कशीट निकलवाते हैं, है ना। पढ़ा था CSET में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? पढ़ा था कि सिर्फ देखा था? सच सच बताओ, पढ़ा था? हाँ बेटा पढ़ा था, चैप्टर का नाम पढ़ा था, है ना। अच्छा ठीक है, बट CSET में और एग्जीक्यूटिव में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया वो किस चीज का आ गया? वहां आप अंधी लगा रहे थे, है ना, और यहाँ इंस्टीट्यूट आप पे अंधी लगा रहा है ना, कि देखते हैं पास हो भी पाओगे कि नहीं। EET में आपने भर भर के अंधी लगाई, है ना। सो बस यही फर्क है, EET में MCQ था तो आपका पढ़ने का जो नजरिया था वो अलग था, लेकिन अब आपका जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा? सब्जेक्टिव, यानी आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होंगे, इसलिए आपका पढ़ने का जो पैटर्न होगा वो अलग होगा, है ना। ओके, दूसरी चीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके CSET में था वो शॉर्ट में था, बहुत डिटेल्ड नहीं था, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो एक बहुत डिटेल्ड चैप्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है ये आपके JIGL का, ठीक है। तो हमने सोचा छोटी मोटी बात आपके सामने क्यों की जाए, कुछ बड़ा किया जाए, है ना। ऐसे इंटेलिजेंट और महारत हासिल किए हुए बच्चे हमारे सामने आए हैं तो छोटे छोटे चैप्टर थोड़ी ना, हम लोग बड़े चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले कौन से चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने के पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने एक चीज ये डीम्ड कर लिया है, डीम्ड समझते हो, लॉ का वर्ड है, मान लिया है कि आपने ये चैप्टर CSET में नहीं पढ़ा, ठीक है। मतलब हम इसको जीरो से पढ़ाएंगे, ये इमेजिन करते हुए, ये अंडरस्टैंड करते हुए कि आपने EET में इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। अब आपके दिल से आवाज निकली, इसमें समझने की क्या बात थी, हमने तो नहीं पढ़ा था। अगर आप ना भी कहती, है ना, तो भी हमारी यही सिचुएशन थी। आपको पता है यही चीज आपके इंस्टीट्यूट को भी यकीन था, तभी तो दोबारा दिया। देखो EET में पूरा चैप्टर दिया, उनको समझ में आ गया EET में रखने से कोई फायदा है नहीं, ये कैसे पास हुए सब जानते हैं, ठीक है। इसलिए एग्जीक्यूटिव में इस चैप्टर को दोबारा लाया गया है ताकि आपकी जो नॉलेज है वो दोबारा से इनहेंस हो सके। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे कंसिडरिंग कि आपने इसके बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ा। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले हमको ये बताइए लॉ क्या होता है। शुरू से शुरुआत करेंगे, लॉ क्या होता है? सब्जेक्ट होता है 100 नंबर का, पेज पर आंसर लिखने पड़ते हैं। व्हाट इज लॉ? कोई एक लॉ बताइए जो आसपास आपने सुना हो, देखा हो, बचपन से पैदा हुए एक लॉ देख लिया, कोई भी लॉ, एनी लॉ, कम ऑन। बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया ना हमने, अरे बाप रे बाप। कोई भी लॉ बता दो भाई, कोई लॉ सुना हो, देखा हो, एनी लॉ विच यू हैव हर्ड, सीन। राइट टू फ्रीडम, ये तो राइट है बेटा, हम तो लॉ पूछ रहे हैं, कानून बताओ। हाँ, सेक्शन भी नहीं पूछ रहे, सीधा सीधा लॉ बता दो, कोई भी लॉ, एनी लॉ। आईपीसी एक लॉ है, और कंपनीज एक्ट, बेसिक तो बताइए, तो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट शुरू हो गया है ना, थोड़ी तो इज्जत रखी लो कंपनी लॉ की। कंपनीज एक्ट एक एक्ट है, ये भी लॉ है। सबसे बेसिक लॉ की बात करें, स्कूटी से आते हैं, हाँ ICSI भी एक एक्ट से बना हुआ है। सबसे बेसिक बात करते हैं, स्कूटी से, बाइक से आते हैं तो क्या लगाना जरूरी होता है? हेलमेट। ये पता है आपको? ये पता है हेलमेट लगाना जरूरी होता है? पता है? ये लॉ है, कानून है, लगाना जरूरी होता है, लगाते हैं। अरे हाँ, बाल खराब हो जाएंगे, हेलमेट कौन लगाता है? हाँ, आप कह रहे हैं कि नहीं लगाना जरूरी, मजबूरी, वरना हमारा चालान हो जाएगा। और कुछ लोग तो अपने दोस्त को पीछे बिठा लेते हैं हेलमेट लेके, है ना, वो दोस्त पीछे हेलमेट लेके बैठा रहता है, फिर उसका एक बहुत जरूरी काम होता है। क्या काम होता है? जैसे ही वो पुलिस वाले को देखे ऐसे धप्पे से डाल दो दोस्त के आगे, है ना,
जो आगे बैठा है उसको पता भी नहीं चलता क्या हुआ अचानक। फिर उसका काम यहाँ खत्म नहीं होता है, फिर क्या काम होता है, फिर हटाओ भी तो, है ना। और कुछ लोग पता है, हमने नए नए टेक्निक देखी, कुछ लोग पता है ऐसे हेलमेट ऊपर करके लगाते हैं, देखा है आपने, यहाँ फोन एडजस्ट होता है, यहाँ हेलमेट, और यहाँ आंखें खुली होती है बस जरा सी, है ना। तो टेक्निक है हम लोगों के पास, लेकिन लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नहीं लगाएंगे तो चालान कट जाएगा भैया, कानून है। 3 लोग नहीं बैठ सकते, ये भी आपने देखा है। आप जो 5-6 दोस्त चढ़ा लेते हैं, अरे आ जाओ, है ना, ये सब आप कानून के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये बताओ, लॉ मानना जरूरी है? क्यों माने लॉ? ना माने, पनिशमेंट मिलेगी। तो क्यों बनाए गए हैं ये लॉ? हमें पनिशमेंट देने के लिए, सेफ्टी के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। हम भी आपकी सेफ्टी के लिए, आपके वेलफेयर के लिए लॉ बना दें। अभी इसी वक्त हमने एक लॉ बना दिया कि सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों को 20 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। थोड़ा बीपी ऊपर नीचे हुआ आपका, है कितने घंटे? कम अगेन, 20 कहाँ होते हैं दिन में, 7-8 घंटे तो रील्स के लिए होते हैं, है ना। ओके, सो हमने अभी अभी आपके लिए कानून बनाया कि सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को 20 घंटे पढ़ना कंपलसरी है, और अगर उन्होंने 20 घंटे नहीं पढ़ा तो पर घंटे 50,000 रुपए की पेनाल्टी है। अब ये और डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना, आपके ने सजा दे दो, पैसे ना लो, बताओ। हाँ, और क्या? आप बताइए, मानेंगे मेरा ये लॉ? कि देखो एकदम दिल से कहा, कैसे मान लें? क्यों नहीं मानेंगे? हमने भी तो आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी भलाई के लिए लॉ बनाया। आप लोग को याद है सीएसईटी में भी हमने ऐसा लॉ बनाया था आपके लिए। हाँ, अब इन लोग के भी बना दें एग्जीक्यूटिव के लिए। बताइए, आप मेरा बनाया हुआ लॉ क्यों नहीं फॉलो करेंगे? सरकार जो लॉ बनाती है वो आप फॉलो कर लेते हैं, हमारा बनाया हुआ लॉ आप फॉलो नहीं कर रहे। इनइक्वालिटी कर रहे हैं आप, हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। क्यों नहीं फॉलो करेंगे हमारा बनाया हुआ लॉ? बोलिएगा अच्छा हमारे बनाया हुआ लॉ इलीगल। अच्छा, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उसको क्यों मानते हो? पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर किसने दे दी? किसने दे दी? हम लोगों ने। हम लोगों ने कैसे दी? कहां दी? हम लोगों ने सरकार चुनी है, बट सरकार को लॉ बनाने की पावर कहां से मिली? कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। हमारा पूरा देश जो है वो सिर्फ एक चीज से चल रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री कैसे आएंगे, ठीक है, इलेक्शन कैसे होंगे, जज कैसे अपॉइंट होंगे, कितने जजेस होंगे। जैसे हम आपसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, कितने सुप्रीम कोर्ट होते हैं वैसे बाय द वे? हर शहर में ना? नहीं, पूरे देश में एक पक्का, और हाई कोर्ट हर स्टेट में। तो ये सुप्रीम कोर्ट एक होता है, हाई कोर्ट इतने सारे होते हैं, ये रूल किसने बनाया? कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमारा देश में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के पहले हमारे देश को कौन चला रहा था? अंग्रेज चला रहे थे, बड़ा बढ़िया चला भी रहे थे, मारा पीटी कर रहे थे, वो बात ठीक है, बट देश के रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए थे उन्होंने। फिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने आजादी ले ली। अब आजादी मिल गई, उसके बाद एक बड़ा जरूरी क्वेश्चन उनके सामने आया कि अंग्रेज तो चले गए, अब देश कैसे चलाया जाए? क्योंकि अभी तक के रूल्स रेगुलेशन कौन बना रहा था? वो बना रहे थे, वो चले गए। तो उन्होंने सोचा भैया देश चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और तब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको क्या कहा गया? संविधान, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कौन सी सरकारें होंगी, कौन से कोर्ट होंगे, कौन से अधिकार होंगे लोगों के पास, और अगर वो अधिकार पूरे नहीं हुए तो कहां जा सकते हैं, कहां कंप्लेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहां लिखी हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हमारे देश में जो कुछ भी होता है, आप कहते हैं हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, कहते हैं ना इक्वालिटी का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है। अभी हमने आपसे कहा आज आप यहाँ आ गए हो, बस अब हम ताला लगा दे रहे, अब हम आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे 31 दिसंबर को, जब आपका पेपर हो जाएगा। मंजूर है? कर ले। क्यों? क्या कहोगे? अब हमारा राइट टू फ्रीडम इन्फ्रिंज हो रहा है। हमने दोस्त को बुला रखा है, अभी 11 बजे क्लास खत्म होगी, आ जाना, उसका क्या करेंगे, है ना। कह रहे राइट टू फ्रीडम। ये राइट टू फ्रीडम किसने दिया है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, कुछ ड्यूटीज दी हैं। नेशनल फ्लैग की होस्टिंग करते हैं हम लोग, नेशनल एंथम गाते हैं हम लोग। क्यों करते हैं ये सब? कहाँ दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से सरकार चुनी जाती है, सरकार से हमारा प्रधानमंत्री चुना जाता है, ये सब कहाँ दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में 3 अथॉरिटीज हैं, लाइक डिफेंस अथॉरिटीज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स।
ये हमारे देश की डिफेंस अथॉरिटीज हैं, ये कहाँ दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। जितनी भी चीजें हैं, और हमारी कंट्री का वो टॉप मोस्ट पर्सन कौन है? 1% कौन है? प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी, है ना? हाँ, तो निकल गया था आपके मुंह से। नरेंद्र मोदी जी कौन है? प्राइम मिनिस्टर है कि प्रेसिडेंट है? बस यही बचा था डिस्कस करने के लिए क्लास में। हु इज द प्रेसिडेंट? पक्का? ठीक है, तो हमारे पूरे देश का वो 1% कौन है? प्रेसिडेंट। ये भी कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे देश में जो जो चीजें कॉन्स्टिट्यूट हो रही हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? हमारा संविधान, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो हम क्यों माने? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की लाइंस अगर आपको याद हो, बचपन में आपने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये संविधान हमने लिखा है हमारे लिए। देखिए, हम आपके लिए कोई रूल बनाए आप फॉलो नहीं करेंगे, माता पिता आपके लिए कोई रूल बनाए बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने लिए कोई रूल बनाए तो हो सकता है 2-3 दिन ही सही फॉलो कर ले। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए रूल्स हम लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो संविधान हमने लिखा है हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे देश की जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 पावर्स आती हैं। ठीक है, सबसे पहली होती है हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब कुछ कुछ याद आया है ना? थोड़ा थोड़ा, कोई बात ना भी याद आए कोई बात नहीं। लेजिस्लेटिव पावर, व्हाट डू वी मीन बाय लेजिस्लेटिव पावर? लॉ बनाने की पावर। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि आपके पास अधिकार है लॉ बनाने का। अब पार्लियामेंट ने तो लॉ बना दिया, वो लॉ लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों के ऊपर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव मतलब हमारे सरकार की जो मिनिस्ट्रीज होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट्स ये देखते हैं कि जो कानून बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अगर मान लीजिए कानून फॉलो नहीं हो रहे हैं या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, इसके लिए बनता है वो तीसरा ऑर्गन, कौन सा? जुडिशरी। जुडिशरी मतलब क्या हो गया? कोर्ट्स। तो ये 3 मेन ऑर्गन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जितनी भी चीजें हैं, आप जितने भी लॉ पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे लॉ अपनी पावर कहां से डिराइव कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कभी आपको किसी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करवाना है तो बताओ सिर्फ किस ग्राउंड पे इनवैलिड डिक्लेयर करा सकते हैं? कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली क्या फॉलो करते हैं? लॉ में जो लिखा है वो सही है, वो 200% मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा लॉ बन जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जैसे अभी हमने आपसे कहा सीएस का एक लॉ बनाया गया मान लीजिए, और ये कहा गया कि जो भी बच्चा, हमने नहीं बनाया, चलो आपके इंस्टीट्यूट ने बना दिया, ठीक है, एक लॉ बना दिया गया कि जो भी बच्चा सीएस में रजिस्टर्ड होगा उसको 20 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैंडेटरी। ठीक है, पढ़नी ही पड़ेगी, मर्जी नहीं है, पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप कह रहे हैं कि आप कहेंगे ये तो हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉइटेशन समझते हो? हमारे साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, हमारे साथ तो गलत हो रहा है। इसलिए इस लॉ को हम इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं? अगर आपके सामने कोई क्लाइंट आता है, जरा प्रैक्टिकली समझना, आपके सामने कोई क्लाइंट आता है और क्लाइंट कह रहे हैं भैया हमारे ऊपर इस लॉ के हिसाब से ये नोटिस सर्व करी गई है, ठीक है, अगर कभी आपको ये प्रूव करना है कि लॉ का ये पॉइंट गलत है, तो उसका आप आंसर कहाँ ढूंढेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप सिर्फ इतना प्रूव कर दे कि भैया लॉ का जो ये सेक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन इस एक्ट के इस सेक्शन के हिसाब से इक्वालिटी नहीं हो रही है, ठीक है। मान लीजिए अभी हम आपसे कहें, वैसे बहुत सारी जगह रिजर्वेशन सिस्टम्स होता है, आपने देखा होगा, अपने कोर्ट्स में ऐसा रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन मान लीजिए अभी हम आपसे कहें गर्ल्स के लिए पासिंग मार्क्स जो है वो 60 है और बॉयज के लिए पासिंग मार्क्स 80 है। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, कितना गुस्सा निकल आया। हाँ, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो आपने कहा कि भाई गर्ल्स के लिए जो पासिंग मार्क्स हैं वो 60 हैं और बॉयज के लिए पासिंग मार्क्स 80 हैं। बॉयज 80 नंबर लाएंगे तब पास हो पाएंगे, गर्ल्स 60 में ही पास हो जाएंगे, मंजूर है? आप कहेंगे भैया राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, आपको उन्हें रिजर्वेशन देना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पासिंग मार्क्स अलग अलग क्यों कर रहे हो? ये हमारे राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, और अगर ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है तो आप इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। और अगर आप इसके खिलाफ लड़ेंगे तो आपको पता है
कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई लॉ है तो उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बहुत सारे लॉ आज तक हिस्ट्री में ऐसे हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ की लड़ाई हुई और बताओ कौन जीता होगा, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली थिंग जिसके ग्राउंड पे हम किसी भी लॉ को या किसी भी लॉ के किसी सेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं। कहाँ डिक्लेयर होता है ये सब, कहाँ जाके लड़ोगे? जैसे भी आपने कहा लड़ेंगे, कहाँ? कोर्ट। एब्सोल्युटली, आप कोर्ट में जाएंगे, यानी जुडिशरी, तीसरी पावर आ गई। आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके साबित करेंगे भैया इस लॉ का ये सेक्शन है, लेकिन ये जो सेक्शन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है इसलिए ये इनवैलिड है। अब कोर्ट डिसीजन देगा और उस एक्ट के उस सेक्शन को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये है हमारा पहला चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं। चलिए बेसिक चीजों की जरा बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब भी हम पढ़ते हैं सबसे पहले आता है प्रियम्बल। वैसे सीए सीईटी के पहले बचपन में भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। बचपन में आपको एक सब्जेक्ट हुआ करता था हिस्ट्री, उसकी एक बहन भी थी, बताओ तुम लोग? हाँ, सिविक्स, याद आई? छोटी बहन थी, वहां आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। अब वो बात अलग है जब आपको ईईटी का 2 महीने पहले का नहीं याद है ना, तो वो 5th 6th में पढ़ी हुई बहन जो कहीं पीछे छूट गई, पता भी नहीं कहाँ छूट गई, वो क्या याद होगी, है ना। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसका प्रियम्बल। ओके, प्रियम्बल मतलब क्या होता है? प्रीफेस। ठीक है, प्रीफेस। कोई भी किताब आप देखिए उसके सबसे पहले दूसरे पन्ने में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखा होता है, वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन को हम लोग प्रीफेस कहते हैं या प्रियम्बल कहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की लाइंस देखिए जरा क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। ये सारे शब्द याद आए आपको? ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। क्या मतलब होते थे इनके? सुने तो बहुत हैं आपने। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सोवरेन? हमने एक्चुअली सोचा देखो इलेक्शन का माहौल चल रहा है ना, इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ाना सही रहेगा, थोड़ा बहुत आप रियलिटी से भी लिंक कर पाएंगे। सोवरेन का मतलब क्या हुआ? कम ऑन, एग्जीक्यूटिव उसमें पढ़ा है आपने ईईटी में। अच्छा, अब आप कहेंगे आपने तो कहा था, आप अज्यूम करेंगे हमें कुछ नहीं आता है ना। ओके फाइन। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट वर्ड की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड लिखा है उसका मतलब क्या होता है? सोवरेन। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सोशलिस्ट? सोशलिस्ट मींस फॉर द सोसाइटी, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है किसके लिए? सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। तीसरा वर्ड होता है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब क्या हुआ? क्या चूज करना? रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सेक्युलर का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे देश में आपको रिलीजन चूज करने का अधिकार है। डेमोक्रेटिक, ये वर्ड बड़ा सुना होगा भैया, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, नारे भी लगाते हैं लोग ना, सब कुछ पता है, नारे भी लगाए, वर्ड नहीं पता डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय डेमोक्रेसी? बोलने का अधिकार या चूज करने का अधिकार। सबसे बड़ा चूज करने का अधिकार हमारे पास क्या है? हम क्या चूज कर सकते हैं? गवर्नमेंट, सरकार। ठीक है, राइट टू चूज इज व्हाट इज डेमोक्रेटिक। एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक का डे तो बहुत मनाए हैं, लड्डू भी बहुत खाए हैं, है ना। रिपब्लिक डे कौन सा डे होता है? रिपब्लिक डे 26 जनवरी कि 26 अगस्त? कुछ बच्चे कहते हैं 15 जनवरी, 26 अगस्त नहीं। अच्छा, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में फर्क क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को होता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। रिपब्लिक डे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, जबकि इंडिपेंडेंस में हम लोग आजाद हुए थे। ठीक है, और रिपब्लिक डे पे स्पीच कौन देता है? देखा है कभी? सुबह उठो तो देखो, आपकी जब तक सुबह होती तब तक वहां काम, दिल्ली में काम हम खत्म हो गए, सब घर जा चुके होते हैं, है ना। इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच किसकी होती है और रिपब्लिक डे में स्पीच किसकी होती है? इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर की होती है, और रिपब्लिक डे में वो बात अलग है, मोदी जी बोल दे ही देते हैं, है ना। कोई भी डे हो, मोदी जी का एक अलग, है ना, बोलने का हो ही जाता है। बट टेक्निकली जो रूल है, ठीक है, जो रिपब्लिक डे होता है दैट इज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, और प्रेसिडेंट के अंडर आती है हमारी वो 3 फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंस डे होता है दैट इज फॉर द प्राइम मिनिस्टर।
ओके तो ये वर्ड्स हैं. हाँ, रिपब्लिक का मतलब होता है हमारे देश में एक सिंगल पर्सन है जो फर्स्ट पर्सन है, एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री इज द प्रेसिडेंट. ओके तो हमारे प्रियम्बल में कौन कौन से शब्द लिखे हैं बताओ. सबसे पहला शब्द कौन सा लिखा है? सोवरेन. दूसरा सोशलिस्ट. तीसरा सेक्युलर. चौथा डेमोक्रेटिक. पांचवा रिपब्लिक. सोवरेन का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट. सेक्युलर का मतलब क्या हुआ? फ्रीडम ऑफ रिलीजन. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? राइट टू चूज. रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? द वन पर्सन हु इज द प्रेसिडेंट. और बचा कौन सा? सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन्स फॉर द सोसाइटी. ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे प्रियम्बल में लिखे हैं कि हमारे देश में ये होगा टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स. कि सिटीजन्स को क्या मिले? जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले. आई थिंक जस्टिस का मतलब तो सबको पता है. लिबर्टी मतलब फ्रीडम अगेन, ठीक है. लिबर्टी मिले. फ्रैटर्निटी, अच्छा एक और वर्ड है, इक्वालिटी मिले और फ्रैटर्निटी. फ्रैटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, ओके, भाईचारा. ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में. तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ये कहता है कि हमारा इंडिया कैसा होगा? सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा. और हमारे देश के सारे लोगों को क्या क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी और उनके बीच में फ्रैटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड होगा. ये हमारे स्टार्टिंग वर्ड्स हैं किसके? प्रियम्बल के. ठीक है, फाइन. अब याद रहेगा कि आगे जाके फिर भूल जाएंगे? याद रहेगा? देखते हैं कितना याद रहेगा, है ना. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 395 आर्टिकल. जैसे एक एक्ट के सेक्शंस होते हैं वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? आर्टिकल्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, the constitution makes detailed provisions for rights of citizens. कह रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है. सबसे पहले तो कह रहे हैं स्ट्रक्चर कैसा है हमारी गवर्नमेंट का. कैसा स्ट्रक्चर है हमारी गवर्नमेंट का? फेडरल है कि यूनिटरी है? सुना है ये टॉपिक? सुना है? हाँ, कह रहे हैं कुछ याद तो आया, कुछ तो लिखा था कॉजी फेडरल. फेडरल है कि यूनिटरी है? कह रहे हैं बहुत है, कॉजी फेडरल है. अभी देखेंगे कॉजी फेडरल क्या होता है. ओके इसके अलावा राइट्स हैं सिटीजन्स के जिनको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. आगे लिखा है कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जो सरकार को फॉलो करने पड़ते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. दो तरीके की चीजें होती है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. फंडामेंटल राइट्स, राइट्स यानी अधिकार होते हैं किसके? लोगों के. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, सरकार के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि सरकार को कैसे ये देश चलाना है, और उनको क्या कहा जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल. बताओ फंडामेंटल राइट्स मैंडेटरी होते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मैंडेटरी होते हैं? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मैंडेटरी नहीं होते. ऑल पब्लिक अथॉरिटी, जो भी हमारे यहाँ पब्लिक अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल, डिराइव देयर पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन देखो अपनी पावर कहां से डिराइव कर रहा है? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. तो अब पूरी बात समझ में आई. हम लोग लॉ क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि हमने पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन को और कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है लॉ को. तो अल्टीमेटली वो लॉ को हम ही ने पावर दी है, इसलिए हम उसे फॉलो करते हैं. ठीक है, फाइन. तो हमारे देश में जितनी भी चीजें उन सबकी पावर कहां से डिराइव हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन को पावर किसने दी है? हमने. सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब, आवाज नहीं आ रही, वो धीमे धीमे बोल. हाँ. सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? फॉर द सोसाइटी. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? राइट टू चूज. पक्का. तो फिर सेक्युलर क्या होता था? फ्रीडम ऑफ रिलीजन. और रिपब्लिक क्या होता था? द वन पर्सन. हु इज द वन पर्सन? मुकेश अंबानी. ये तो नहीं कहोगे पूरे देश में एक ही पर्सन है मुकेश अंबानी. कौन है वो वन पर्सन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. हमारे सिटीजन्स को क्या क्या चीजें इंश्योर कराई जाती हैं? क्या क्या होना चाहिए हमारे देश के सिटीजन्स में? वो बाद वाले 4 पॉइंट बताने हैं. लिबर्टी, हाँ ये देखो, हाँ वही ना, पहला बताओ फिर हम बताएंगे. लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस. ठीक है, ये 4 चीजें इंश्योर करानी होती है. कब बनाया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स मैंडेटरी होते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल?
और सरकार के लिए क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, चलिए अब जरा पढ़ते हैं प्रियम्बल, जो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा उसी का यही डिस्क्रिप्शन है। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स आउट द एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी, अब देखो वही वर्ड्स हैं, प्रियम्बल के हिसाब से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, and secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity। ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। It is declared that constitution has been given, ये लाइन देखिए आपने, given by the people to themselves, ये संविधान हमने लिखा है हमारे लिए। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में हेड कौन था? B.R. अम्बेडकर, याद है? जयंती मनाई है आपने स्कूल में, छुट्टी बहुत मनाई है ना? भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी थी उसको हेड किया था। ठीक है, thereby affirming the republican character of the polity। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो एक एक चीज का मतलब बताया है। थर्ड लाइन में देखना, sovereignty in the strict and narrowest sense of the term implies independence of all within and without the borders of the country। यानी सबसे पहले sovereignty का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस। अच्छा, जैसे आप ईईटी में पढ़ रहे थे कि कोई ऐसी लाइन पढ़ेंगे जिसके 4 ऑप्शन बन सकते हैं या जितना मार्क कराया गया उतना पढ़ लिया, आप एग्जीक्यूटिव में आप कैसे पढ़ेंगे? जितना मार्क कराया जाएगा उतना पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे कि पूरा ही नहीं पढ़ेंगे? एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ना है। देखिए होता क्या है, एग्जीक्यूटिव टफ क्यों है? आपने सुना होगा कि एग्जीक्यूटिव बड़ा टफ होता है, ईईटी तो हो ही जाता है, सुना है ना? यही सुनते आ रहे होंगे। इनफैक्ट जब आप ईईटी का रिजल्ट अपना सबको बताते हैं तो सब लोग यही कहते हैं, अरे ईईटी में क्या है, वो तो हो ही जाता है। एग्जीक्यूटिव निकालो तब देखें, है ना? एग्जीक्यूटिव लेवल आपको पता है प्रोफेशनल से भी ज्यादा टफ होता है। प्रोफेशनल टफ नहीं है, एग्जीक्यूटिव ज्यादा टफ है। उसके 2 कारण है। सबसे पहला कारण ये है, एग्जीक्यूटिव में आप आ रहे हैं ईईटी से, ग्राफ ऐसा है, ईईटी ये है और एग्जीक्यूटिव ये था, और एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल लगभग सेम लेवल पर ही है। ठीक है, आप सोचो ना, प्रोफेशनल वो बच्चा दे रहा है जो एग्जीक्यूटिव पास होके आया है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव वो बच्चा दे रहा है जो ईईटी पास होके आया है। और ईईटी पास होके कैसे आए हैं ये आप जानते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं आपको भी पता है लक फैक्टर चला है ईईटी में, है ना? बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो वेल क्वालिफाइड होते हैं लेकिन नहीं हो पाता। ठीक है, बंदी लगाई नहीं हुई, किसी की अंधी लग गई, दिन दिन की भी बात है ना? लक फैक्टर की बात है, जादू टोने की भी हो सकती है, मंत्र तंत्र लगा के आए हो, वो बड़ी बात थोड़ी ना है। तो एमसीक्यू में तो यही गेम चलता है। ओके, तो ईईटी में तो सब आ गए पास होके। अब इसमें से आप सोच के देखो, 4% 5% रिजल्ट जाता है। 4% 5% रिजल्ट का मतलब समझते हो? 100 बच्चे बैठे हो, कितने पास हुए? कैलकुलेटर में निकाल लो, ऐसी भी क्या बात है। 100 बच्चे बैठे हैं तो 5% कितना हुआ? 100 बच्चे बैठे हैं, 5% कितना हुआ? 4, 5 बच्चे पास हुए। ठीक है, अब सोचो वो 5 बच्चे डिजर्विंग है, क्वालिफाइड बच्चे हैं, वही बच्चा जब प्रोफेशनल देगा तो वो तो पास होगा ही होगा, वन डे और अदर। दूसरी चीज, ईईटी आपका एमसीक्यू था, एग्जीक्यूटिव आपका सब्जेक्टिव है। ईईटी पढ़ने का तरीका अलग था, जो इंपॉर्टेंट मार्क कराए वही पढ़ा, नहीं तो ठीक है। एग्जीक्यूटिव में ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। मेरी बात एकदम ध्यान से समझ के रख लो, जो लाइन आप छोड़ के जाएंगे वही एग्जाम में आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने 2 लाइन पूरा चैप्टर आपने पढ़ ली, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, समरी छोड़ दी लास्ट की। ग्लॉसरी होता है ना चैप्टर के एंड में, ग्लॉसरी समरी, ये कौन पढ़े? बस वहीं से आ गया क्वेश्चन। पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, आखिरी की 2 लाइनें छोड़ दी, बस वही इंस्टीट्यूट ने आपके ऊपर वो रिमोट प्रॉक्टर अब आपके अंदर आ गया है। रिमोट प्रॉक्टर वाला रोबोट याद है आपको? वो अब आपके अंदर बैठा हुआ है, वो देख लेता है। और ये तो बिल्कुल मत करना एग्जीक्यूटिव में जो आप बीकॉम या स्कूल में करते थे कि 10 चैप्टर में से कोई 5 कर लो, कुछ नहीं। 100% सिलेबस, 100% कोर्स, एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ना है। तो अगर हमने आपको ये पैराग्राफ पढ़ाया और इसमें से हमने आपको 10 लाइन, वैसे तो हम एक एक लाइन रीड कराएंगे, लेकिन अगर हमने आपको 10 लाइन पढ़ाई है तो जो बाकी हमने अंडरलाइन नहीं करी उनका क्या करना है? हाँ, बस इतनी सी बात समझा रहे थे। इतनी सी बात समझाने के लिए देखो मैं कहाँ से कहाँ लाना पड़ा, है ना? ठीक है, तो यू हैव टू रीड एवरीथिंग। और क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो ये मत समझिएगा कि इसका टेस्ट तब होगा जब ये खत्म होगा। हम टेस्ट लेने के लिए बहुत बदनाम है, आपको पता है। हाँ, बीच बीच में भी टेस्ट हो सकता है, पेजेस वाइज टेस्ट लेंगे हम लोग इसका,
क्योंकि एग्जीक्यूटिव में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए वो है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग प्रैक्टिस नहीं बोलने, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। आंसर लिखे कैसे जाते हैं, इसके लिए एक आंसर हम आपको लिख के दिखाएंगे, ठीक है। पहला एक आंसर की केस स्टडी बेस आंसर लिखे कैसे जाते हैं, उसका एक सेशन हम लेंगे, उसमें हम आपको एक आंसर प्रॉपर लिख के बताएंगे कि आंसर्स ऐसे लिखे जाते हैं। बस एक हम बताएंगे, फिर आगे के 500,000 आंसर आपको लिखने होंगे। हाँ और क्या, अब 200-300 टेस्ट होंगे तो सबके 5,000 आंसर तो हो ही गए, लगा लो, ठीक है, फाइन। डराते तो देखो हम कभी हैं नहीं, सिर्फ बातें करते हैं ऐसे ही। ओके, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, JIGL पढ़ रहे हैं। JIGL मॉड्यूल 1 में है कि 2 में, 1 में है। कितने नंबर का है ये, 100 नंबर का पेपर है, पूरा थ्योरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर कौन सा है, सेकंड है कि फर्स्ट है, फर्स्ट पढ़ लिया हम लोग ने। सबसे पहले यही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं, बस नींद खोल रहे थे, नींद बहुत आ रही थी आप लोग को, सुबह सुबह बुला लिया, ऊपर से संविधान पढ़ाने लग गए, है ना। एक तो नींद का प्रोन टाइम, उसमें ऊपर से उसमें होता क्या है फिर पता है, आंखें आपकी खुली रहती हैं। हाँ CSVS में जब आप आते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे होते थे वो मासूम होते थे, आंख बंद करके सो जाते थे। अब आप मासूम थोड़ी रह गए हैं, अब आपकी कला पता है क्या, आप आंखें खोल के सोते हैं। हाँ एकदम आप ऐसे बैठे रहेंगे, टीचर को लग और कला समझिए, आपसे पूछा जाएगा समझ आया, समझ नहीं आया, मुंह हिल रहा है, आप सो चुके हैं, आपको पता नहीं आप सो चुके हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आंखें खुली हैं और टीचर को घूर रही हैं, हम ही से आंख मिला के सो गए, टीचर को लग रहा है सबसे ज्यादा अटेंटिव यही बच्चा है, आप सो चुके हैं। और धीरे धीरे पता है क्या होता है, आपके सपने में यही चलने लगता है, वो सोवरेनिटी डेमोक्रेटिक, हाँ आपके सपने में हम यही बोल रहे हैं, आप सो चुके हैं आराम से। फिर अचानक से आउट ऑफ द टॉपिक बात हुई, तब आप उठे हैं, क्या हुआ, क्या, अच्छा क्लास खत्म हो गई। तो ये कला आ गई है हमारे अंदर, है ना। तो कोई बात नहीं, बीच बीच में हम ऐसे आउट ऑफ द टॉपिक बात करके जगाते रहेंगे। जग गए अब सब, ये देखो अब पता चल रहा है जग गए। इस टाइम फुल कंसंट्रेशन आपका क्लास में, और अभी 15 मिनट बाद देखना वहीं सपने वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। ओके, तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे सोवरेनिटी की, अब सबने चलो चलो अब सोया जाए, है ना, टॉपिक शुरू कर दिया। ओके, सोवरेनिटी की बात कर रहे थे। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, इन द स्ट्रिक्ट एंड नैरोएस्ट सेंस इंप्लाइज इंडिपेंडेंस। सोवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। सेकंड पैराग्राफ में देखो लिखा है, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी इज इलस्ट्रेटेड बाय प्रोविजंस कन्फर्मिंग ऑन एडल्ट सिटीजन्स टू राइट टू वोट। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी मतलब राइट टू चूज, और राइट टू चूज में सबसे पहला चूज करने का अधिकार क्या होता है, सरकार, यानी वी हैव अ राइट टू वोट। And by the provisions for elected representatives and responsibility of the executive to the legislature. Constitution aims to secure to its people, क्या क्या सिक्योर करता है, जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कंटेन्ड इन पार्ट 4। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए हुए होते हैं, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो पार्ट 4 में दिए हुए होते हैं, ठीक है। 3 और 4 क्या है अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है। दो चीजें होती है, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनिटरी। फेडरल का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अच्छा ये बताइए, हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है कि यूनिटरी पावर है, दो गवर्नमेंट है कि एक गवर्नमेंट है, दो गवर्नमेंट है, कौन कौन सी। तो ये बताओ, क्या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के अंडर आती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के अंडर आती है, यस और नो, नो। एक ऐसा भी यस होता है, यस नो, है ना। अब टीचर समझे, अपनी अंधी लगाओ हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के अंडर आती है कि नहीं आती है, आती है, नहीं आती, आती है। अच्छा आती है, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी करेगी उसको सेंट्रल से पूछ पूछ के करना पड़ेगा, हर चीज नहीं पूछनी पड़ती। क्या स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हर चीज पूछनी पड़ेगी, जो लिमिटेशन है वही कर सकती है, बाकी नहीं कर सकती। अच्छा, तो हमारे देश में क्या ऐसा है जैसे स्टेट में अलग पार्टी की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में अलग पार्टी की गवर्नमेंट, ऐसा हो सकता है,
हो सकता है। यूपी में फिलहाल किसकी गवर्नमेंट है फिलहाल? हाँ, बीजेपी की है फिलहाल। बोलना बहुत जरूरी है इस टाइम ना, थोड़ी खतरे की सिचुएशन हो गई है। और सेंट्रल में किसकी है? कोई ऐसा स्टेट बता सकते हो जहां पर सेंट्रल में अलग हो स्टेट में अलग हो? पंजाब। पंजाब में स्टेट में किसकी है? आप। और उसमें किसकी है सेंट्रल में? बीजेपी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट क्या पूरी तरह से सेंट्रल के कंट्रोल में है? आपको पता है कुछ टाइम पहले एक यूपी के ही चीफ मिनिस्टर थी रैदर, उन्होंने कहा था कि हम लोग समझ तो गए होंगे कौन थी, है ना, अब रहने दो, नाम हम ना लो, है ना, कैमरे पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पता है क्या किया था जब उनकी सरकार थी? तो उन्होंने ये कहा कि हम यूपी के राज्य को छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर देंगे। उन्होंने कहा यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा स्टेट है, हम यूपी को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे। उनका ऐसा प्रपोजल था, बट वो ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि उनको सेंट्रल से परमिशन नहीं मिली। अब जब वो यूपी की चीफ मिनिस्टर थी और वो ऐसा करना चाह रही थी तो उनको सेंट्रल से परमिशन लेने की क्या जरूरत पड़ गई? कर सकती थी वो ऐसा? क्या यहाँ का चीफ मिनिस्टर इस स्टेट को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर सकता है? नो। इसका मतलब हमारा स्टेट गवर्नमेंट अलग तो है, लेकिन कुछ चीजों के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है किससे? सेंट्रल से। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आज स्टेट में दंगा हो गया, यूपी में मान लीजिए दंगा हो गया, ठीक है, और सिचुएशन ये हुई कि आर्मी बुलानी पड़ गई। आर्मी सेंट्रल की होती है कि स्टेट की? और स्टेट का क्या होता है? पुलिस। ये डिफरेंस समझ में आया कि स्टेट के आर्मी वाले भी होते हैं, आर्मी सिर्फ सेंट्रल ही होती है, पुलिस जो होती है वो स्टेट की होती है। और आज भी अगर स्टेट गवर्नमेंट को अगर आर्मी की रिक्वायरमेंट है तो उसको किससे मदद मांगनी पड़ती है? सेंट्रल से। यानी कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल के हिसाब से चलना पड़ता है, और कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट अपने फैसले खुद लेता है, जैसे स्टेट के टैक्सेस। अब स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाती है, वो टैक्स का रेट कितना होगा, कैसे कलेक्ट करना है, ये सारे फैसले स्टेट सेंट्रल से पूछता है? नो, ये सारे फैसले स्टेट खुद लेता है। यानी कुछ कामों में स्टेट अलग अलग है और कुछ कामों में स्टेट को परमिशन लेनी पड़ती है किसकी? सेंट्रल की। ठीक है, इसी से पता चलता है कि हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर फेडरल भी है और यूनिटरी भी। फेडरल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक है, एक बड़ा फेमस केस हुआ था इसके ऊपर, जिसका नाम क्या था? केशवानंदा भारती। वेरी गुड। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का एक केस हुआ था जिसमें यह डिक्लेयर किया गया था कि हमारी कंट्री का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? फेडरल। अभी हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि फेडरल के फीचर्स क्या क्या होते हैं, और आप हमें एक एक करके बताना क्या ये फीचर इंडिया में है कि नहीं है। ठीक है, फाइन। हम लोग अपने आप से देखते हैं कि हमारी कंट्री फेडरल है कि यूनिटरी है। सबसे पहले तो देखिए लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल बट सर्टेन यूनिटरी फीचर। कह रहे हैं बेसिकली तो फेडरल है लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। इसके केस लॉ का नाम याद कर लो, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अगर आप अपने आंसर में सेक्शन और केस लॉज लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली नंबर ज्यादा मिलेंगे। ओके, तो केस लॉ जो जो इंपॉर्टेंट हो याद करते चलिएगा। द मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन केशवानंदा भारती वर of the view that federal features form the basic structure of Indian Constitution। केशवानंदा भारती केस में ये कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है? फेडरल है। ठीक है, जरा देखते हैं फेडरल सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होते हैं। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल पॉलिटी आर डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट फेडरलिज्म का फीचर है। बताओ इंडिया में डुअल गवर्नमेंट है कि नहीं है? यस, कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी जो पहला फीचर है डुअल गवर्नमेंट का, फेडरल का, वो इंडिया में भी है। सेकेंड फीचर देखो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हमारे देश में कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ सेंट्रल कर सकती है, कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ स्टेट कर सकती है। जैसे अभी हमने आपको बताया जो डिफेंस फोर्सेस है वो सिर्फ किसके अंडर होती है? सेंट्रल के। और जो पब्लिक सैनिटेशन, नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी, ये जो लोकल चीजें हैं ये किसके अंडर होती हैं? स्टेट के अंदर। वैसे आपको अगर शायद याद होगा हमारे देश में लॉ बनाने के लिए 3 लिस्ट हैं, सुना है कभी? एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। याद आई? अब बताओ यूनियन लिस्ट का मतलब, यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उसमें लॉ बनाने का अधिकार किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट पे दोनों
कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम्स लिखे हैं उसमें लॉ बनाने का अधिकार दोनों का है, सेंट्रल भी बनाती है और स्टेट भी बनाती है। यहीं से समझ में आ रहा है कि हमारी कंट्री में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कुछ काम है जो सेंट्रल के पास है और कुछ काम है जो स्टेट के पास है। दो फीचर्स हो गए फेडरलिज्म के, पहला फीचर कौन सा था, डुअल गवर्नमेंट, और दूसरा कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। थर्ड, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहे हैं चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो सबके ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारे देश में भी ऐसा है, यस, कह रहे हमारे देश में कुछ भी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब के ऊपर सुप्रीम पावर कौन बैठा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन। तीन फीचर हो गए फेडरलिज्म के जो हमारे देश में मिलते हैं, पहला क्या था, डुअल गवर्नमेंट, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, और तीसरा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ, अच्छा एक बात बताओ, हाई कोर्ट कौन सी गवर्नमेंट के अंडर आता है, बताइए, हाई कोर्ट कौन सी गवर्नमेंट के अंडर आता है और सुप्रीम कोर्ट कौन सी गवर्नमेंट के अंडर आता है। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, सोच के देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते तो आपको नहीं लगता मोदी जी भी जज बने बैठे होते, सब तो कर लेते हैं, है ना, सब काम तो कर ही लेते हैं, हर जगह तो पहुंच ही जाते हैं, तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट के जज भी हम ही, है ना, हो सकता है ऐसा। कह रहे हमारी जो जुडिशरी है, हमारे जो जजेस हैं, कोर्ट सिस्टम है, वो किसी भी सरकार में नहीं आता। अगर ऐसा होता तो जैसे जैसे सरकार चेंज होती वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी चेंज होते, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज चेंज होते, लेकिन उनके इंटरनल सिस्टम के थ्रू, कि भाई जब जज रिटायर होगा तो उसकी जगह पे नया जज आएगा, या सरकार चेंज होने पे जज चेंज होते हैं, या ऐसा होता है कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट का जज बीजेपी का पर्सन होगा, फिर जब सरकार चेंज होगी तो सुप्रीम कोर्ट का जज किसी और गवर्नमेंट का होगा, ऐसा हो सकता है, नो। हमारे देश का जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और वो किसी भी सरकार के अंडर नहीं आता। यही फीचर फेडरलिज्म का है और यही फीचर हमारे सरकार का भी है। ओके, चार फीचर्स हो गए, किसके फीचर्स हैं ये, फेडरलिज्म के, ठीक है। वो कौन सा केस था जिसमें ये कहा गया था कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, चार फीचर्स बताओ अभी तक फेडरलिज्म के कौन कौन से हुए, फर्स्ट डुअल गवर्नमेंट, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तीसरा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहे फेडरल कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, तभी तो चैप्टर है पढ़ रहे हैं, है ना, रिटन ना होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, ओरल कैसे याद होता, है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अच्छा लॉ को अमेंड कर सकते हैं, लॉ में अमेंडमेंट्स आती हैं, आपको पता है लॉ बनते ही अमेंडमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया जा सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका क्या होगा, व्हाइटनर लगाओ, लिख दो, फिर कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर जिसमें पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है और फिर हम अमेंडमेंट पास करते हैं। ओके, यानी रिजिड प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक फीचर होता है फेडरलिज्म का, और सेम फीचर हमारी कंट्री में भी है। हमारे देश में भी आज कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। ओके, ये 6 के 6 फीचर्स हमारी कंट्री के हैं कि फेडरलिज्म के हैं, फेडरलिज्म के हैं, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स हम अपनी कंट्री में भी देख सकते हैं, बता सकते हैं सारे 6 पॉइंट्स। हु कैन टेल मी ऑल द 6 पॉइंट्स, आप बताओ बेटा, हाँ कहाँ खो गए थे, हाँ शिमला की मनाली, कहीं तो तुम खो गए थे, आजादी में तो नहीं चले गए, उस टाइम पे पहुंच गए, कितनी मुश्किल से हमने देश आजाद कराया पिछले जन्म में, भगत सिंह हम ही तो थे, नहीं, वो ऐसी गहरी सोच पे तुम चले गए तो हमें लगा तुम्हें कुछ याद आ गया कि मेरे बलिदानों की आज देखो चर्चा हो रही है ना, नहीं। 6 पॉइंट्स बता दो फेडरलिज्म के, कौन कौन से थे, डुअल गवर्नमेंट, ओके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हाँ 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 हाँ, बस यहीं से ध्यान तुम्हारा गया था इधर उधर, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और रिजिड प्रोसीजर, और कौन सा बचा, अब आप लोग कह रहे हैं लाइन से तो इन्होंने बताया नहीं, तो हम क्या बताए कौन सा बचा है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। ये सारे के सारे फीचर्स किसके हैं,
फेडरलिज्म के। चलो देखो, द पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन possess all the aforesaid essential। अब जो हम लोग ने अभी किया ना, वो अब देखिए इन्होंने लिखा है, इन्होंने सारे फेडरल फीचर्स को इंडिया के साथ कंपेयर किया है। इन इंडिया देयर आर गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, यूनियन एंड स्टेट। पहला देखो क्या था, डुअल गवर्नमेंट। हमारे देश में भी डुअल गवर्नमेंट है, एक यूनियन और एक स्टेट, जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको सेंट्रल की जगह यूनियन कहा जाता है। ओके, सेकेंड हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो देखो, power to make laws have been suitably distributed among them by way of various list। थर्ड क्या था हमारा, थर्ड फीचर बताओ फेडरलिज्म का क्या था, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं बोथ यूनियन एंड द स्टेट हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। फोर्थ देखिए क्या है, कह रहे हैं जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट विद रिगार्ड टू जुडिशियल मैटर। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हमारे जजेस, हमारे कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट में आते हैं ना ही हाई कोर्ट के अंडर। ई, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड इफ इट इज टू बी अमेंडेड इट इज पॉसिबल ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर एक्सप्लेन्ड इन आर्टिकल 360A। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो भी एक रिजिड प्रोसीजर है। इन सारे पॉइंट से हमको क्या समझ में आया कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, फेडरल है। From the above, it is clear that Indian Constitution basically has federal features, but Indian Constitution does not establish to coordinate an independent government। कह रहे फेडरल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारें बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प लेनी पड़ती है, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना सेंट्रल से पूछ के नहीं हो सकते। ओके, अब देखिए जुडिशियल व्यू इसका क्या आया, द क्वेश्चन एज टू वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन विद सम फेडरल फीचर केम अप विद वेरियस केसेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। कह रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बार केसेस आए और ये डिस्कस हुआ कि भैया हम फेडरल है कि यूनिटरी हैं, और आपको पता है कि जजेस ने इसका आंसर क्या निकाला, हम लोग क्या है, क्वाजी फेडरल, यानी बेसिकली वी आर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन विद सम फेडरल फीचर्स, ठीक है, या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद सम यूनिटरी फीचर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाजी फेडरल। यहां तक कोई डाउट? ये पूरा टॉपिक वो था जो शायद आपने ईटी में पढ़ा था ना? ओके, अब देखो कह रहे हैं पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अब ये टॉपिक समझो क्या है। कह रहे हैं हम लोग फेडरल तो हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरह से फेडरल भी नहीं है। ओके, फेडरलिज्म का मतलब होता है दो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड ना हो। लेकिन हमारे देश में जो दो गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ हद तक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स स्टेट के ऐसे होते हैं जिसमें उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है, किससे, सेंट्रल से। तो ये कह रहे हैं हमारे पेक्यूलियर फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला है मोड ऑफ फॉर्मेशन। अब मोड ऑफ फॉर्मेशन समझना, कह रहे हैं जैसे अमेरिकन सिस्टम में, अंडरस्टैंड क्या होता है अमेरिकन सिस्टम में, वहां कह रहे हैं स्टेट्स हैं सारे, ठीक है, वो सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट हैं और सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने मिलके एक यूनिटरी पावर बना दी। ओके, यानी सबसे पहले इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, ऐसे समझो, सबसे पहले इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे और इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने अपनी कुछ कुछ पावर दे दी एक सेंट्रल अथॉरिटी को, यानी इंडिपेंडेंट स्टेट से सेंट्रल बना। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, सबसे पहले यूनिटरी था, ठीक है, और उस सेंट्रल ने छोटे छोटे स्टेट्स बनाए। मोड ऑफ फॉर्मेशन समझ रहे हो? अमेरिकन में स्टेट्स से सेंट्रल बना था और हमारे यहाँ सेंट्रल से स्टेट्स बने। दिस इज द डिफरेंस इन फेडरल स्ट्रक्चर। ओके, अमेरिकन सिस्टम में क्या हुआ, उनके इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे और इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने कहा हम लोग पूरी तरह से अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हम एक सेंट्रल अथॉरिटी को दे देते हैं, यानी पहले बने उनके इंडिपेंडेंट स्टेट्स और फिर बनी उनकी सेंट्रल अथॉरिटी। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता है, ये सुना है आपने? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पहले बनी एक सेंट्रल अथॉरिटी और उस सेंट्रल अथॉरिटी ने कुछ कुछ पावर्स डेलीगेट कर दिए अलग अलग स्टेट्स को। तो डिफरेंस समझ में आया मोड ऑफ फॉर्मेशन में? देखिए क्या है पहला, अ फेडरल यूनियन एज इन द अमेरिकन सिस्टम। कह रहे अमेरिकन सिस्टम में क्या हुआ, it is formed by an agreement between a number of sovereign and independent states. Sovereign and independent states थे,
सरेंडरिंग अ डिफाइंड पार्ट ऑफ देयर सोवरेनिटी टू अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ जो वर्ड्स लिखे उनको धीरे धीरे आराम आराम से समझना, ठीक है। अभी फर्स्ट चैप्टर में आपका मेन ऑब्जेक्टिव होगा इसकी लैंग्वेज को समझना, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट में रटना अलाउड नहीं है, रटना नहीं है आपको, क्योंकि रटोगे कैसे, इतनी बड़ी किताब है कैसे रट लोगे। कंपनी लो की 1200 के पन्ने किताब रट लोगे, गजनी हो, गजनी नहीं वो रजनीकांत हो, कैसे रट ही नहीं सकते, कैसे रट लोगे, समझ सकते, ठीक है। समझना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, लॉ की लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट आपके आंसर में लॉ की लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। तो अभी इस पे दिमाग मत लगाना, याद कैसे करेंगे इतनी टेक्निकल लैंग्वेज, हिंदी में समझना, हिंदी में बात समझ में आती है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेती हो। जैसे आपको बोलना हमें पानी पीना है, तो इसको क्या लिखोगे इंग्लिश में, इसमें भी डाउट हो गया आपको कि क्या बोलेंगे। अरे ये बोलोगे मैं आई ड्रिंक वाटर, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, बस इतना करना है आपको। जो हिंदी में समझ में आ रहा है उसको इंग्लिश में लिखना है, हो जाएगा इतना पक्का, ठीक है। तो देखो सिर्फ लाइन समझना, कह रहे हैं अमेरिकन स्ट्रक्चर में क्या हुआ, अग्रीमेंट हुआ था, सोवरेन यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, और इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने अपनी कुछ पावर सरेंडर कर दी, किसको, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को। जबकि इंडिया में देखो क्या हुआ, अगले पैराग्राफ में देखना, इंडिया हैड अ थॉरली सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पहले एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, which for the first time set up a federal system as in Canada by creation of autonomous units। यानी पहले एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थी और फिर उसने इंडिपेंडेंट स्टेट्स को क्रिएट कर दिया, ओके। मोड ऑफ फॉर्मेशन समझ में आ गया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जिन्होंने कुछ पावर सेंट्रल को दे दी, और हमारी कंट्री में एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कुछ कुछ पावर बना डिवाइड करके ऑटोनॉमस स्टेट्स बना दिए। इसलिए हमारा फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका की फेडरल स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, ओके। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, पोजिशन ऑफ द स्टेट इन द फेडरल। इन द फेडरल सिस्टम a number of safeguards are provided for the protection of state right as they are independent. In India, as the state were not previously sovereign, the rights were exercised mainly by union. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये सेकंड पॉइंट जो है और ये फोर्थ पॉइंट जो है ये लगभग सेम है, अंडरस्टैंड करना। हमारे देश में कुछ पावर सेंट्रल के पास है, कुछ स्टेट के पास है। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो पावर ना सेंट्रल के पास है ना स्टेट के पास है, उस पर रूल कौन बनाएगा, बताइए। मतलब कहीं लिखा नहीं है कि ये पावर सेंट्रल, जैसे अभी हमने आपको बताया एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट। अब यूनियन में जिसका है वो सेंट्रल बनाएगी, स्टेट में जिसका है स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, कॉन्करेंट में जिसका है दोनों बनाएगी। लेकिन मान लो कोई ऐसा मैटर है जो तीनों लिस्ट में नहीं लिखा है, तो बताओ उसमें लॉ कौन बनाएगा, यूनियन ही बनाएगा, सेंट्रल ही बनाएगा, ठीक है। जबकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये पावर किसको दी गई है, स्टेट्स को, ओके। एग्जाम्पल देखो लिखा है, द राइट्स वर एक्सरसाइज्ड मेनली बाय यूनियन। हमारे देश में क्या होता है, ये जो भी अधिकार हैं वो एक्सरसाइज करता है यूनियन। एग्जाम्पल द रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी मीन्स जो रह गया है, जो पावर ना सेंट्रल के पास है, ना स्टेट के पास है, ना किसी के पास है, वो बची हुई है, कहीं लिखा नहीं है, उस पर भी लॉ बनाने का अधिकार अल्टीमेटली किसको दे दिया जाता है, सेंट्रल को। जबकि बाकी देशों में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर किसको दे दी जाती है, स्टेट्स को, ओके। थर्ड है सिटीजनशिप। कह रहे हैं जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है या बाकी देश है वहां डुअल सिटीजनशिप होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप इंडिया के बाहर जाते हैं घूमने, आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप फॉरेन घूमने चले गए, ठीक है, और वहां जाके आप अमेरिका घूमने गए और वहां जाके आपसे किसी ने पूछा आप कहां से आए हैं, तो बताइए क्या बताएंगे, इंडिया बताएंगे, यूपी बताएंगे, कानपुर बताएंगे, कि अपना मोहल्ला बताएंगे, डबल पुलिया मोहल्ले है ना, बताइए क्या बताएंगे, इंडिया। आप कह रहे कानपुर तो ऐसे भी नहीं बताएंगे ना, मुंबई से हैं हम तो, नो। जबकि आपको पता है ये अमेरिका वाले लोग जब यहाँ आते हैं, ये अमेरिका नहीं बोलते, ये अपने स्टेट का नाम बोलते हैं, क्योंकि वहां चलती है डुअल सिटीजनशिप, एक स्टेट की और एक कंट्री की। लेकिन हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। क्या ऐसा भी आपके पास यूपी की सिटीजनशिप भी और इंडिया की भी है? नो, आपके पास सिटीजनशिप सिर्फ किसकी है, इंडिया की, क्योंकि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, जबकि बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दो सिटीजनशिप चलती हैं। इसलिए हमारा फेडरल स्ट्रक्चर उनके फेडरल स्ट्रक्चर से अलग है। देखो क्या लिखा है,
The framers of American Constitution made a logical division of everything essential to sovereignty and created a dual polity with dual citizenship, a double set of officials and a double system of court. जबकि हमारी कंट्री में क्या है, however there is a single citizenship in India with no division of public services or judiciary. हमारे यहाँ डिविजन नहीं, हमारे यहाँ एक ही चीज है, सिटीजनशिप भी एक ही है, और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, डिवीजन है. ओके, ये तीन हो गए. किस चीज के पॉइंट्स हैं ये, किस चीज के पॉइंट्स हैं? यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बाकी के फेडरल स्ट्रक्चर से कैसे अलग है. ओके, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था मोड ऑफ फॉर्मेशन. बताओ मोड ऑफ फॉर्मेशन में क्या था? अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जिन्होंने सेंट्रल बनाया, और हमारी कंट्री में सेंट्रल है जिसने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाए. दूसरा क्या था, दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ स्टेट. कह रहे हैं हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं उनको लिमिटेड पावर दी गई है, जो भी रेसिडरी पावर्स हैं वो सब किसको दी गई हैं, स्टेट को, सेंट्रल को. जबकि दूसरी कंट्रीज में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबकी पावर्स इंडिपेंडेंट हैं. ठीक है. थर्ड, सिटीजनशिप. हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है जबकि बाकी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डुअल सिटीजनशिप है. और लास्ट पॉइंट इज रेसिडरी पावर्स. कह रहे हैं रेसिडरी पावर, ये वही पॉइंट है, देखो हमारी कंट्री में इज वेस्टेड विद द यूनियन. यानी एक ऐसी पावर जो ना किसी के पास है, किसी को अधिकार नहीं दिया गया है, कहीं लिखा नहीं है, अल्टीमेटली वो काम भी किसको करने का अधिकार होता है, सेंट्रल को यानी यूनियन को. लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसा नहीं है. तो इन 4 पॉइंट से समझ में आ रहा है हम फेडरल तो हैं लेकिन पूरी तरह से फेडरल नहीं है. तो अब बताइए, हम पूरी तरह से फेडरल नहीं है, हम पूरी तरह से यूनिटरी नहीं है, तो हम हैं क्या, क्वाजी फेडरल. अब समझ आ गया? ये आपका एक आंसर हुआ पूरा. तो अगर एक क्वेश्चन आता है ना कि स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी और फेडरल, यहां खत्म हुआ, यहां समाप्त हुआ. आपको क्या लगा सत्संग चल रहा है? ये एक आंसर खत्म हुआ. यानी सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा. अब आंसर क्या लिखना पड़ेगा आपको? यूनिटरी है कि फेडरल है, उसमें सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा फेडरल के फीचर्स क्या क्या होते हैं और इंडिया फेडरल कैसे होती है. हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर फेडरल है, ये कौन से केस में स्टैब्लिश किया गया था, केशवानंदा भारती. फिर ये लिखो कि हमारी कंट्री फेडरल तो है लेकिन पूरी तरह से फेडरल नहीं है, इसके कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं. 4 यूनिक फीचर्स हैं. बताओ पहला क्या था? फॉर्मेशन ऑफ, सब इकट्ठा भूल गए, फॉर्मेशन ऑफ, मोड ऑफ फॉर्मेशन, स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ. सेकंड क्या था? पोजीशन ऑफ स्टेट. थर्ड क्या था? सिटीजनशिप. एंड फोर्थ क्या था? रेसिडरी पावर. ठीक है, ये यूनिक फीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के हैं. इन अदर वर्ड्स, अब ये आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ हुआ. इन अदर वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर प्योरली फेडरल, ना हम पूरी तरह से फेडरल हैं ना हम पूरी तरह से यूनिटरी हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. यहां पे जाके आंसर समाप्त हुआ. एनी डाउट? पक्का? डर तो नहीं लगा? इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखना है. ठीक है, ओके. चलिए यहां पे हम लोग स्टॉप करेंगे. फंडामेंटल राइट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. ओके. ईईटी में और इसमें फर्क लग रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, अभी टेस्ट होगा तो बहुत ज्यादा फर्क लगेगा. ठीक है, चलिए ओके. देखिए रेगुलर आपको घर पे पढ़ाई करनी है और जो भी आपके